हेलो गाइस, केमिस्ट्री फंडा 99 में आपका स्वागत है। मैं निशा और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। इस सिद्धांत को वोल्फगैंग पाउली ने 1925 में दिया था, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान यानी कि उसकी वैल्यूज़ समान सेम नहीं हो सकती हैं। यदि किसी स्थिति में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए NLM यानी कि 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान यानी कि सेम हो भी जाएं, तो चौथी क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या का मान सदैव भिन्न होगा। ये क्या है? ये पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। इसे हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसमें हम ले लेते हैं हीलियम की चारों क्वांटम यानी कि हीलियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। इसमें एक ही s ऑर्बिटल है और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिसका स्पिन अपोजिट है। ठीक है, तो हम इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों के लिए इसकी क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे 4 क्वांटम संख्या कौन कौन सी, इनको अलग कर लेते हैं। इसका सेट बना लेते हैं, इसका सेट बना लेते हैं। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकाल दो। n कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये जो आगे नंबर लिखा होता है ये हमारा क्या होता है? शेल नंबर भी होता है, और ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1। नेक्स्ट क्या है? l। ठीक है, l हमारा कितना होगा? s दे रखा है, तो हमें पता है कि S P D F सब शेल के लिए L का मान क्या होता है? S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? S दे रखा है, यानी हमारा L का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम निकालेंगे मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 1 हो गई। एजीमुथल क्वांटम संख्या का मान कितना हो गया? 0। और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या निकालेंगे तो क्या होगी? L पे डिपेंड करती है क्योंकि यहाँ पे L का मान 0 है। ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L पर ही डिपेंड करती है, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर पर ही डिपेंड करती है। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? 0। फॉर्मूला क्या होता है? -L2 0 सहित +L। ये मैंने आपको बता रखा है, आप पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं कि क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है। आपको अच्छे से समझ में आएगा, उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट निकालेंगे S यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। 4th क्वांटम नंबर क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर S। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फिल किया हुआ है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा? +1/2। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन के लिए यानी कि जो क्लॉकवाइज पहला इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान क्या हो जाएगा? +1/2। ठीक है, नेक्स्ट है इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हम चारों क्वांटम संख्या निकालेंगे। इसके लिए n का मान क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि ये आगे जो नंबर लिखा ये हमारा क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये हमारी शेल नंबर भी है, तो ये हो गया 1। नेक्स्ट L का मान कितना हो जाएगा? इसके लिए भी S ऑर्बिटल दे रखा है, और S ऑर्बिटल के लिए L का मान यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान क्या होता है? 0 होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे M। जब L 0 है तो M भी 0 होगा, क्योंकि M जो है वो L पर डिपेंड करती है। ठीक, तो इसके लिए इसका मान भी क्या हो जाएगा? 0। M निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बता भी रखा, -L2 +L। ठीक, इसमें 0 इंक्लूडेड है। L का मान यहाँ पे डाल देते हैं और M का मान वैल्यू आ जाती है, M की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो L 0 है तो M भी क्या होगा? 0, क्योंकि L 0 है तो L का मान रखेंगे 0 तो 0 ही आ जाएगा, M की वैल्यू भी। नेक्स्ट है S का मान इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज फिल किया हुआ है, यानी अपोजिट स्पिन में ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज था। ठीक, अपोजिट स्पिन है दोनों का, तो इसके लिए S का वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2। ठीक, ये चारों क्वांटम संख्या निकल आई इस इलेक्ट्रॉन के लिए यानी कि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये चारों क्वांटम संख्या का मान निकल आया है एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए n यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे L का मान सेम है, ये भी सेम है, M का मान भी सेम है, ये भी सेम, लेकिन S का मान दोनों तरफ अलग अलग है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान +1/2 है, और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान
-1/2 है। यानी कि क्या कहा था पाउली ने, किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि किसी स्थिति में 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो भी जाएं तो चौथी हमेशा भिन्न होगी, यानी कि डिफरेंट होगी। जैसा कि इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया हो। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट हम पाउली एक्सक्लूजन लॉ को ऑक्सीजन के एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। इसे O से डिनोट करते हैं 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं 1s2 2s2 और 2p4। ठीक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और p सब शेल में 3 p ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस ऑर्बिटल के लिए हम एक ही ऑर्बिटल के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से निकालते हैं, चारों क्वांटम संख्या निकालते हैं। इस वाले ऑर्बिटल के लिए निकालते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेट बना लेते हैं। एक ये, इसको अलग कर लीजिए, एक ये इलेक्ट्रॉन और दूसरा वाला ये इलेक्ट्रॉन। इसके लिए n का मान देख लेते हैं कितना है, 2p4। ठीक है, तो इसमें n का मान क्यों, जो हमारा आगे लिखा हुआ ये हमारा क्या है, शेल नंबर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी यही है। तो लिख देंगे यहाँ पे 2। क्या बताया था, नन्हे लाल मेरे साथ, ये हमारी ट्रिक थी चारों क्वांटम संख्याओं को कि कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं होती हैं वो निकालने की। इसकी ट्रिक मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है, आप लास्ट वीडियो में अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें हमने क्वांटम संख्याओं को पढ़ाया है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि n इक्वल टू कितना हो गया, 2। नेक्स्ट है l इक्वल टू, यहाँ पे क्या दे रखा है, p दे रखा है। p का मान हमने बता रखा है कि s,p,d,f सब शेल में l के लिए l एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान होता है। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, p दे रखा है, p ऑर्बिटल दे रखा है, इसलिए l का मान कितना हो जाएगा, 1। l का मान लिख देंगे 1। नेक्स्ट है m का मान कितना हो जाएगा, इसके लिए हम निकालते हैं। m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताया था, m इक्वल टू क्या होता है, -L2 + L 0 सहित। ठीक, ये हमने फार्मूला आपको बताया था। पुट अप कर दो वैल्यू, -1 0 + 1। ठीक, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, px, py और pz। ठीक है, इसको फिल कर दो 1 2 3, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। तो हम इस वाले ऑर्बिटल के लिए हम m का मान, इसी में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के लिए चारों क्वांटम, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकाल रहे हैं। तो इसके लिए m के मान कितना हो जाएगा, -1। m की वैल्यू क्या रखी है, -1। ठीक है, s की वैल्यू निकालें, s के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/2। नेक्स्ट इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, तो इसके लिए वैल्यू देख लीजिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए भी 2 हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। ठीक, नेक्स्ट l इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि p दे रखा है तो इसके लिए भी l का मान कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट m के इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि यही वाला इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल में भरे हुए हैं, तो m की वैल्यू क्या है, px ऑर्बिटल में भरे हुए हैं, तो इसके लिए m की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो इसका मान भी क्या हो जाता है, m इक्वल टू -1। s निकालेंगे तो s के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज भरा हुआ है, तो इसके लिए s की यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा, -1/2। ये हो गई हमारी इस इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर, और ये हमारी इस इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर। ये हो गया सेट A और ये हो गया हमारा सेट B। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन एटम में 2p ऑर्बिटल्स में इस ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं हैं दे रखी हैं, जिसमें n का मान दोनों में सेम है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2।
नेक्स्ट L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1, ये भी सेम है। M इक्वल टू -1, M इक्वल टू -1, ये भी सेम है, लेकिन स्पिन क्वांटम संख्या का मान अलग है। इसमें क्या है +1/2 और इसमें क्या है -1/2। ये कैसी, ये सेम नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉली एक्सक्लूजन लॉ को अच्छे से डिफाइन करता है। ऑक्सीजन एटम में हमने एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाले, यानी कि एक ही ऑर्बिटल में px ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन की हमने चारों क्वांटम संख्याएं निकाली। 2 सेट बने, एक ये सेट है, सेट ए, और ये सेट बी। सेट ए इस इलेक्ट्रॉन के लिए यानी कि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए, और सेट बी एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है, ठीक है, ये दे रखा है। अब हम क्या करते हैं कि इसी एटम में अलग अलग ऑर्बिटल के लिए हम चारों क्वांटम संख्याएं निकालते हैं। नेक्स्ट इसको हम ऑक्सीजन के 1s2 2s2 2p4, इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी एक ही s ऑर्बिटल है और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में। नेक्स्ट ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें 3 p सब शेल में 3 p ऑर्बिटल होते हैं। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको फिल कर देंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी हमने देखा था ऑक्सीजन के एक ही ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकाली थी हमने। अब हम क्या करेंगे कि 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स को लेकर के उनकी चारों क्वांटम संख्याएं निकालेंगे। जैसे हम इस ये 2s ऑर्बिटल है, इसका हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसके लिए हम चारों क्वांटम संख्याएं निकालेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा, 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है। ये हमारी क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान n इक्वल टू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट S P D F के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो यहाँ पे S दे रखा है, S ऑर्बिटल है, इसके लिए एजीमुथल क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 0। फिर है नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब हमारा L 0 है तो हमारा M भी 0 है, यानी कि M क्या करती है, एजीमुथल क्वांटम संख्या पे डिपेंड करती है। तो L का मान जब 0 है तो M का मान भी 0 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है S इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि S ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1/2, ठीक। नेक्स्ट हम ये वाला, नेक्स्ट इस वाले ऑर्बिटल में यानी कि 2p4 वाले ऑर्बिटल में ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्याएं निकाल लेते हैं, ठीक। ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हम चारों क्वांटम संख्याएं निकालेंगे। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2p है। ये आगे जो नंबर लिखा है वही हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसका मान कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट है L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे p दे रखा है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट M है, M के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, M को निकालने के लिए फॉर्मूला बता रखा, -L2 + L, -1 0 + 1। इसको हम निकाल लेते हैं, फिल कर दो इसकी, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। तो हम इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लें, तो M का मान कितना हो गया, 0, ठीक है। M का मान कितना हो गया, 0। ये क्या है ऑर्बिटल का नाम, px py और ये pz ऑर्बिटल है। तो py ऑर्बिटल के लिए M का मान कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट 4th क्वांटम नंबर S का मान निकालेंगे, तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट A और ये हमारा हो गया सेट B, ठीक है, सेट B। इसमें देखिए n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू कितना है, 2, ये भी सेम है, यहाँ भी n इक्वल टू कितना है, सेम। नेक्स्ट L इक्वल टू 0, यहाँ पे भी L इक्वल टू कितना है, 1। तो ये क्या, ये सेम नहीं है, ठीक। M इक्वल टू 0 यहाँ पे सेम है, M इक्वल टू 0 यहाँ पे भी सेम है। S इक्वल टू +1/2 है, यहाँ भी सेम है। S इक्वल टू +1/2 यहाँ भी सेम है। यानी कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉनों की, चाहे वो एक ही ऑर्बिटल की हो और चाहे वो अलग अलग ऑर्बिटल्स की, उनकी चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती, ठीक है। सेम यानी कि समान नहीं हो सकते। अगर 3 समान हो भी जाएं, यानी कि 3 की वैल्यू एक जैसी हो, फिर भी चौथी क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होगी।
आई होप आपको ये वाला रूल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पाउली नियम के निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन ऑफ पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि पाउली नियम को देने के बाद उससे हमें क्या क्या पता चला। ठीक है, क्या है? नंबर 1, किसी कोश यानी कि सेल में कोश n के बराबर उपकोश यानी कि सबशेल होते हैं, यानी कि किसी भी कोश में जितने शेल होते हैं उतने ही सबशेल होते हैं, यानी कि सेल की संख्या सबसेल की संख्या के बराबर होती है। इसको कैसे समझेंगे? ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये हमारा चौथा शेल है। ठीक, यहाँ पे n के लिए n पहले सेल के लिए n इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है और इसमें एक ही सबशेल होता है s। नेक्स्ट n इक्वल टू 2 होता है और इसमें कितने सेल होते हैं? इसमें s और p 2 सबशेल होते हैं। नेक्स्ट है एंड थर्ड सेल के लिए यानी कि n इक्वल टू 3 के लिए, तो इसमें सबशेल कितने होते हैं? s, p और d, 3 सबशेल होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ n इक्वल टू 4, तो इसके लिए 4 सबशेल होते हैं, s, p, d और f, यानी कि जितना हमारा शेल नंबर है उतने ही हमारे सबशेल के संख्या है, यानी कि सबशेल नंबर है, यानी कि n इक्वल टू l। नेक्स्ट है किसी कोश में कक्षकों यानी कि ऑर्बिटल्स की संख्या n² के बराबर होती है, यानी कि m क्या होती है? हमारी कक्षकों की संख्या होती है, कक्षक होते हैं, इक्वल टू होता है n², यानी कि n² के बराबर होती है। इसको हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे दूसरे कोश में यानी दूसरे शेल में ऑर्बिटल्स की संख्या निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे n की पावर 2 n²। दूसरा शेल है यानी कि n इक्वल टू हमारा 2 है, तो हम इसका मान डाल देंगे 2 की पावर 2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको हम सॉल्व करेंगे यानी 4। s और p 2 सबशेल होते हैं। ठीक है, s और p 2 सबशेल होते हैं। s में 1 ऑर्बिटल होता है और p में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो 1 2 3 4 हो गए 4 ऑर्बिटल, यानी कि 4 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, s p दूसरे शेल में 2 सबशेल होते हैं, s और p 2 सबशेल होते हैं। s सबशेल में 1 s ऑर्बिटल होता है और p सबशेल में 3 p ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए? टोटल ऑर्बिटल निकल के आएंगे 4। ठीक है, तो ये हमारा टोटल ऑर्बिटल्स की संख्या हो गई दूसरे शेल में। ठीक, नेक्स्ट है तीसरे कोश में कक्षकों की संख्या यानी कि m इक्वल टू n की पावर 2। तीसरा कोश है यानी कि n इक्वल टू 3 है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी डाल दी है? 3। तो 3 को सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9। और हमें पता है कि तीसरे शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? s, p और d। ठीक है, तीसरे शेल में 3 सबशेल होते हैं, s, p और d 3 सबशेल होते हैं। तो s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, और d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, छोटी छोटी बना दी हमने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ऑर्बिटल्स हो गए। तो हमें ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन थर्ड शेल कितने हो गए? 9। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे चौथे में भी निकाल लेंगे। ठीक, नेक्स्ट थर्ड बात क्या पता चली? किसी कोश यानी कि सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² के बराबर होते हैं, रह सकते हैं। जैसे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? 2n² के बराबर होती है। किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2n² के बराबर। ठीक, तो जैसे हम निकाल लेते हैं दूसरे शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो फॉर्मूला लगा देंगे 2n²। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि दूसरा शेल है इसलिए हम n का मान कितना डालेंगे? 2। तो यहाँ पे डाल दी 2 और 2 की पावर 2, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितने निकल आएंगे? 8, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए सेकेंड शेल में? 8। कैसे निकालेंगे? देखो, पहले हमने बताया था s और p, यानी कि सेकेंड शेल में 2 सब शेल हैं, s और p, और इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? s में 1 ऑर्बिटल होता है और p सब शेल में 3 p ऑर्बिटल होते हैं। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं
और p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जिनका स्पिन अपोजिट होता है। ठीक है, तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p सब शेल में 3 p ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8। ठीक, समझ में आ गया। ऐसे ही हम तीसरी और चौथे के लिए भी निकालेंगे। सेम है, n की वैल्यू जब हम दूसरे सेल के निकालेंगे तो n की वैल्यू हम डाल देंगे 2, जब तीसरे सेल के लिए निकालेंगे तो n की वैल्यू डाल देंगे 3, ऐसे 4 के लिए निकालेंगे तो n की वैल्यू डाल देंगे 4। ऐसे ही हम सब सेल के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या पता चला? एक कक्षक यानी कि ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जो एक दूसरे से अपोजिट यानी कि विपरीत अपोजिट स्पिन में होते हैं। यानी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये पाउली ने भी बताया था, हुंड ने तो बताया ही था, और ये पाउली ने भी बताया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनका स्पिन अपोजिट हो। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज है। यही हमारे पाउली के निष्कर्ष हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।